नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिससे जुड़ी हुई 3 क्लासेस टोटल चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेज अच्छे से लगा ली होगी, तमाम कॉन्सेप्ट और तमाम फंडामेंटल बेसिक सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज का क्लास नंबर 4 रहेगा और आज की क्लास के अंदर हम लोग काफी अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे जहां पे आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, कुछ सिचुएशन में आप लोग उसको पूरे साल के लिए किराए पे चढ़ाते हो, कुछ सिचुएशन में एक मकान के अंदर, एक प्रॉपर्टी के अंदर आप लोग खुद भी रहते हो, आपके किराएदार भी रहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर आपके पास मल्टीपल हाउसेज होंगे, यानी कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर कौन कौन से सेक्शन आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे, कौन कौन से सेक्शंस अंडरस्टैंड करने हैं, कौन कौन से प्रोविजन अंडरस्टैंड करने हैं, और किस तरीके से आप लोग नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर पाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ इस क्लास के दरमियान, इस क्लास के ड्यूरेशन में जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी चैप्टर आप लोग इनकम टैक्स का पढ़ते हैं प्लीज उसको आप लोग शुरू से क्लासेस अटेंड किया करें। जैसे अगर आप लोग इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो भी बच्चे डायरेक्ट क्लास नंबर 4 के ऊपर आए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले आपको क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 अटेंड करना ही पड़ेगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी। 5 हेड के अंदर एक हेड होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, कंडीशन क्या होती है टैक्सेबिलिटी की, चार्जेबिलिटी की कंडीशंस क्या क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी को डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद अलग अलग टर्म सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 के कुछ सेक्शंस और प्रोविजंस को हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ओनर हम लोगों ने बात की थी, 2 तरीके के ओनर होते हैं, एक लीगल ओनर होता है, एक आपका डीम्ड ओनर होता है। डीम्ड ओनर अलग अलग 5 से 6 सिचुएशन है जहां पे आपका डीम्ड ओनर बन जाता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी अहम मुद्दे पर चर्चा की थी, जहां से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होता है, दैट इज द एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एनुअल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, सेक्शन 23 क्या कहता है एनुअल वैल्यू को लेकर के। और एनुअल वैल्यू को जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते टाइम आपको काफी अलग अलग पैरामीटर यूज करने होते हैं, जहां पे आप लोग बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू की, फेयर रेंट की, स्टैंडर्ड रेंट की, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ARR या ARRR आप लोग कहते हैं। और किस तरीके से कौन कौन सी स्टेप है जिनका इस्तेमाल करके आप लोग एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू के अंदर भी एक आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू आती है, एक आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू आप लोग निकालना सीख गए। उसके बाद आपने पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू को अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर गए, म्युनिसिपल वैल्यू जो आपकी रहती है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, इसको अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो जो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो नेट एनुअल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24, जहां पे आप लोग फ्लैट 30% माइनस कर देते हैं, डिडक्शन कर देते हैं, जो भी आपका एक तरीके से नेट एनुअल वैल्यू बना है। और इस तरीके के सवालात हम लोगों ने देखे थे, कब आपका माइनस होगा, जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है कब माइनस नहीं होगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन किस तरीके से अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन किया था। और आपके इलिस्ट्रेशन 5.2 को मैंने डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा कर लिया था, किस तरीके से इस सवाल को सोल्व करना है। इस मुद्दे पर मैं लास्ट क्लास के दरमियान आप सभी के साथ बात कर चुका हूं। इसके बाद आज की क्लास नंबर 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना आ गया है, आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया है। एनुअल वैल्यू की जगह अब मैं बोलूंगा आपको नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया है, जिसके बिहा पे आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन भी समझ गए हैं, सेक्शन 24 को भी समझ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक आदमी के पास अलग अलग सिचुएशन होती है हाउस प्रॉपर्टी को लेकर के। जैसे मैं एक मकान में रहता हूं, और अगर मैं जिस मकान में रहता हूं वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, माने पहली सिचुएशन क्या होगी, जो मेरा मकान है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में मेरे को एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। माने पहली सिचुएशन क्या आ गई, आपका घर है और उस घर में आप लोग रहते हैं, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दूसरी सिचुएशन आपकी क्या
बन सकती है लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर द फुल ईयर। आपके पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा थी, एक घर एक्स्ट्रा था, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया है, आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया है और वो पूरे साल किराए पे रहा है। तो एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग वहां पे नेट इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर पाएंगे, इस तरीके के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज पार्टियली लेट आउट और पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। कई बार क्या होता है, आपके पास एक ही मकान है लेकिन ऊपर नीचे बिल्डिंग बना हुआ है, तो क्या करते हैं, कुछ एरिया हम लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं, लेट आउट कर देते हैं। कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर हम लोग खुद रहते हैं, यानी कि मकान एक है लेकिन सिचुएशन अलग अलग बन गई, उसी में हमारे पास किराएदार हैं, टेंटेंट है और उसी में हम लोग खुद रहते हैं। तो उस केस में आप लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, कौन से प्रोविजन आपको याद रखने हैं। एक ऐसा भी केस होता है कि यहाँ पे तो एरिया के हिसाब से आप लोगों ने डिवाइड किया है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरे को 2 महीना पूरे साल में ऑफ मिलता है, तो 2 महीना मैं अपने घर में रहता हूं और जो बच गए 10 महीने उस पे मैं किराए पे चढ़ा देता हूं, यानी कि ये टाइम के हिसाब से पार्टियली ऑक्यूपाइड हो गया। कुछ कभी आप लोग उसको रेंट पे दे देते हैं, कभी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो समय के हिसाब से भी आपकी सिचुएशन बनती है। लास्ट एंड फाइनल, जिन बंदों के पास, जिन पर्सन के पास, जिन एसएससीज के पास 1-2 से ज्यादा घर होते हैं और वो तीनों घर, या 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, जितने भी फ्लैट हैं वो तमाम घर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या उस केस में भी आपको उन पे टैक्स देना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर, इन 5 अलग अलग सिचुएशन पर, 5 अलग अलग केसेस पर मैं आज की क्लास में आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको क्लियर रही होंगी कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ऐसे सवाल आपको देगा कि आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपका मकान फुल ईयर के लिए आपका रेंट पे चढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है। और जितने भी एग्जांपल मैं कराऊंगा वो हम लोग अपने हिसाब से लेके चलेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। तो आज हम काफी न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 3 क्लासेस में जो मैंने आपको टीच किया है, पढ़ाया है, आप सभी के साथ चर्चा किया है, उन सभी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या है, सबसे पहला केस अगर आप लोग लेके चलते हैं तो आप लोग क्या कह सकते हैं, केस नंबर 1 के अंदर हम लोग पहला केस क्या लेके चल सकते हैं, हमारे पास कौन सा केस आएगा, हमारे पास एक घर है और वो कैसा है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो काफी बच्चे इस बात को क्लियरली समझ पाए होंगे कि सर अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जब भी आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब भी आप लोग किसकी बात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, यानी कि हमें तो क्या करना है, हमें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही तो पढ़ना है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख दिया मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी लिख देता हूं। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो जनरली आप लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि आप लोग रेंट से लेते हैं, क्लियर है, किराया जो आपको आता है उसी के बेसिस पे आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपका मकान है वो कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कैसा है वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस मकान में आप लोग खुद रहते हैं, कोई किराया तो देता ही नहीं है। इस केस में अगर आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वो आएगा 0, क्योंकि यहां पे कोई किराया आपके पास आ नहीं रहा है, आप लोग अपने मकान के अंदर रहते हैं। लाख वैल्यू वो आपको दे दे, जैसे आप सभी ने कैलकुलेट किया होगा। लेट अस से एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगर आप लोग ले लेते हैं, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा आपकी म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए 2 लाख गिवन है, वो कह देगा आपको जो फेयर रेंट गिवन है वो मैं मान लेता हूं आपका 1 लाख गिवन है, वो आपको कह देगा मैं आपको स्टैंडर्ड रेंट भी देता हूं। ध्यान रखिएगा, सॉरी एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू के अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूं मैं। तब्दीली क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट मैंने कितना दे दिया, आपका स्टैंडर्ड रेंट 1.5 लाख दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका म्युनिसिपल टैक्स है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका 10% दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका सवाल है। तो इस तरीके के सवालात अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो आपका मकान है वो कौन सी सिचुएशन के आ रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड सिचुएशन के अंदर आ रहा है। घर आपका किराया आ नहीं रहा, किराया नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल होगी वो कितनी होगी, नील होगी, 0 होगी। यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा जहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर। तो जब भी आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करेंगे तो आप क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी लेके चलनी है, आपको 0 लेके चलनी है, नील लेके चलनी है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं पहली बात आपको समझ में आई होगी। पहला केस आपको सब
समझ में आया होगा। सॉरी, यहां पे वो कोई भी वैल्यू दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। याद रखिएगा, क्या करने के लिए? कंफ्यूज करने के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लोग बातों को समझ गए ना, फंडामेंटल प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर पाए, तो इजीली आप लोग टैकल कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आगे अगर आप लोग चलेंगे, अगली सिचुएशन अगर आप लोग लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका केस नंबर सेकंड बनता है। केस नंबर सेकंड आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपको बताया था केस सेकंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं। केस सेकंड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या था? लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर द फुल ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट प्रॉपर्टी किराए पे है। कैसी है? आपकी किराए पे है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? लेट आउट प्रॉपर्टी। और किसके लिए है? ये आपके फुल ईयर के लिए, मान के पूरी साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी कहां पे है? किराए पे चढ़ी हुई है। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है सर, जब पूरा साल किराया आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है टैक्स तो हमें भरना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टैक्स तो भरते हैं। तो इस सिचुएशन को आप लोग याद रखिएगा, पूरे साल आपका मकान कहां पे चला गया है? किराए पे चला गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरा केस है, उस पूरे दूसरे केस के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट कर दिया है पूरे साल के लिए। माने प्रॉपर्टी कहां पे चली गई है? किराए पर चली गई है। तो यहां से तो इनकम होगा, और इस इनकम के ऊपर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो यहां पे जो जैसे यहां पे ये वैल्यू थी, कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। यहां पे आप लोग देखेंगे, यहां पे सवाल को बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए सारी वैल्यूज गिवन होती है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ पाए। लेट अस से कि यहां पे आपको जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू है वो आपका 3 लाख गिवन है। अगर आप लोग यहाँ पे फेयर रेंट की बात करते हैं, क्योंकि किराए पे मकान है तो फेयर रेंट आपको गिवन मिलेगा। मैं मान लेता हूं इसका फेयर रेंट 2 लाख रुपए गिवन है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, तो मैं मान लेता हूं स्टैंडर्ड रेंट आपका 3 लाख गिवन है। और अगर आप लोग म्युनिसिपल टैक्स की बात करते हैं, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था? म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, पे किया है तभी माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। ये आप लोग पढ़ के आए हैं। अब म्युनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज में गिवन होगा, लेट अस से कि यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स आपने किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर आपको क्या है 10% दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। ये आपको ख्याल में रखना है। न्यूमेरिकल जब आप लोग सोल्व करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर गिवन है? वो 10% किसका है? वो म्युनिसिपल वैल्यू का है। आपको क्या कहेगा? आपको कहेगा जो आपकी प्रॉपर्टी है पूरे साल के लिए लेट आउट की गई है, किराए पे चढ़ा दी गई है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, माने टोटल टैक्सेबल इनकम निकालना है। तो अब अगर आपको याद हो तो कुछ बुनियादी तौर पे हम लोगों ने स्टेप फॉलो की थी। अगर आप सभी को याद होगा तो आप लोग इजीली इसको टैकल कर पाएंगे। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास के दरमियान? हमने कहा था म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के बीच में हमें हायर वैल्यू चूज करना है। हायर वैल्यू कितना आ गया? आपका 3 लाख आ गया। 3 लाख वाली वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है। दोनों के अंदर लोअर चूज करना है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे? सेम वैल्यू चूज कर लेंगे। कितना आ गया? आपका 3 लाख आ गया। अब यहां पे एक आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एक वैल्यू यहां पे रह गई है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपको ARRR जो आपको गिवन होता है, एक्चुअल रेंट रिसीव है, मान लीजिए मैंने कितना ले लिया है? 2 लाख गिवन है। अब यहां पे क्या करेंगे? इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है उसको चूज करना। देखिए क्या कहा, यहां से आपका जो म्युनिसिपल वैल्यू है, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो आप लोग जानते होंगे, यहां से आपको हायर वैल्यू चूज करना है। हायर वैल्यू को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, आपको लोअर वैल्यू चूज करना है। उसके बाद जो आपकी लोअर वैल्यू जैसे 3 लाख आई है उसको ARR के साथ कंपेयर करना है, और यहां से आपको हायर वैल्यू को चूज करना होता है। ये क्या आता है? ये आता है माय डियर फ्रेंड्स आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। पिछली क्लास में हम लोग सीख के आए हैं। तो क्या आ गया? आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। हमें हायर वैल्यू को चूज करना है। हायर वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 3 लाख आ गया। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। जो म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया गया है 10% दिया गया है, तो हम लोग इसको MV के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग 3 लाख का 10% निकालते हैं तो आपका 30,000 बनता है। इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है, अब यहां पे आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। जो फॉर्मेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंपल सा फॉर्मेट था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपल फॉर्मेट क्या था? यहां पे आपको पर्टिकुलर्स बना लेना है और आपको एक अमाउंट का कॉलम बना लेना है। क्लियर? यहां पे आप लोग क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स बनाएंगे और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करके हम लोगों ने ये आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना दिया है। आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा
क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपको करना ये है कि ये सारी बातें आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है। माने जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है ना, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। माने आपकी जो आपकी एमएल वैल्यू है, यानी कि जो म्युनिसिपल वैल्यू है, एमवी सॉरी आपकी कितनी है, आपकी एमवी वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी आपकी 3 लाख थी। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ था, फेयर रेंट दिया हुआ था जो कितना था आपका 2 लाख था। उसके बाद कितना था, स्टैंडर्ड रेंट कितना था आपका 3 लाख था। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे और आपका जो ARR था, क्या था, ARRR था, वो कितना था आपका 2 लाख था। यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने GAV निकाला। GAV का मतलब मैं फिर बता रहा हूं आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू, याद रखिएगा क्या निकला है आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। जिस ग्रोस एनुअल वैल्यू को हम लोगों ने यहां पे लिख दिया, कितना आ गया, 3 लाख आ गया है। अब इस ग्रोस एनुअल वैल्यू के अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दूंगा मैं, क्या माइनस कर दूंगा, आपका म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दूंगा। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है, 10% है, कितना है 30,000। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 30,000 इसके अंदर से माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2,70,000 बच जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। 2,70,000 आपके पास क्या आया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू आ गया है, कितना है 2,70,000। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसको पूरा हम लोग यहीं पे सोल्व कर पाए, हल कर पाए, इसका सॉल्यूशन कर पाए। अब हमें क्या करना है, अब यहां पे आप लोग चाहे तो आप और माइनस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24A क्या कहता है, आपको 30% निकालना है। किसका निकालना है, 2,27,000। तो 2,70,000, अगर आप लोग 2,70,000 का 30% निकालते हैं तो 81,000 आ जाता है। कितना आता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 81,000। और इसको माइनस भी कर देंगे साथ साथ, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे कितना गया, 2,81,000, सॉरी आपका कितना आया, 81,000 आया है। तो ये माइनस हो जाएगा 30%। और अगर आप लोग यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो अमाउंट आता है 1,89,000, माने 1,89,000 आपका एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे आप लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये टैक्सेबल अमाउंट रहेगा, याद रखिएगा, ये कैसा रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। तो ये सारी स्टेप तो हालांकि मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूं, तो ये वाला केस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चीजें आपको ऐसे देगा। यहाँ पे नई बात क्या थी, म्युनिसिपल टैक्स जो है आपको गिवन था वो परसेंटेज में गिवन था, और ये म्युनिसिपल टैक्स किसके बिहा पे कैलकुलेट होता है, म्युनिसिपल वैल्यू के बिहा पे होता है। म्युनिसिपल टैक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर टैक्स आपने 31 मार्च तक या 31 मार्च से पहले पे कर दिया है तो वो केस आप लोग लेके चलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार सिचुएशन को मैनिपुलेट कर देता है। सिचुएशन को मैनिपुलेट करने का मतलब, एग्जामिनर हर वो कोशिश करेगा जिससे आपको कंफ्यूज किया जा सके। कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है, लेट अस से इसका एक सेकंड वर्जन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू गिवन है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। आपको म्युनिसिपल वैल्यू कितना गिवन है, 3 लाख गिवन है। आपको फेयर रेंट कितना गिवन है, आपको 2 लाख गिवन है। आपको स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है, 3 लाख गिवन है। और यहाँ पे आपको जो म्युनिसिपल टैक्स गिवन था वो कितना था, लेट अस से 10% था। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका रिपेयर भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको रिपेयर दिया हुआ है 20,000। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। मैंने मान लिया यहाँ पे इंश्योरेंस भी दिया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ हाउस। क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस ऑफ हाउस लिखेंगे। कितना आ जाएगा, मान लीजिए मैंने 30,000 लिखा हुआ है। क्लियर है। इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर हो गए, तमाम चीजें हो गई हैं। अब इस यहाँ पे भी वो क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम लोग टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्क है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्क ये है, आप लोग प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे रिपेयर भी दिया हुआ है, इंश्योरेंस भी दिया हुआ है। ये जो दोनों वैल्यूज आपको गिवन है ना, सवाल एग्जैक्ट सेम है, आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, लेकिन ये जो सवाल, ये जो दो वैल्यू दी गई है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास के अंदर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, क्योंकि ये चाहे वैल्यू कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के बदले हमें क्या मिलता है, अगर आपको याद हो तो इन सब के बदले हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हैं, जो एग्जैक्टली कितना रहता है, 30% रहता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24A। इसको याद रखना, ठीक है।
तो यानी कि इस तरीके की तब्दीली, इस तरीके के बदलाव, इस तरीके के चेंजेस सवाल में कर देता है एग्जामिनर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? आपको रिपेयर दे, फायर, आपका घर का मकान जल गया, रिपेयरमेंट करवाया, नल लगवाया, टूटी लगवाया, आपने कुछ भी करवाया, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। क्या स्टेप फॉलो करनी है? कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो मैं आपको सिखाता आया हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना है। क्लियर? आप लोग क्या निकालेंगे? ग्रोस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV कहते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको म्युनिसिपल टैक्स, MT, यानी MT का मतलब क्या होगा आपका, म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स को थोड़ा सा समझना है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तीसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स नेट एनुअल वैल्यू। आप लोग क्या कहेंगे इसको, नेट एनुअल वैल्यू, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू से। इसके अंदर से चौथे नंबर पे आपको लेस कर देना है। क्या लेस कर देना है? आपको सेक्शन 24A लेस कर देना है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर है? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, फ्लैट 30%। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है ये 30%? नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, टैक्सेबल इनकम। क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या मिल गया है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग क्या कहेंगे, आपको मिल गया है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये बात आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। आप इजीली तमाम चीजों को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं जो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो बातें आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होंगी। कुछ अगर आपका डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। एक कमेंट आपका डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी चेंजमेंट, बेटरमेंट करवा सकता है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो दो केस मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक। पहला केस क्या था, अगर आपका मकान कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दूसरा केस क्या है, अगर आपका मकान पूरा का पूरा क्या है, लेट आउट किया गया है। और FI का मतलब मैंने क्या बताया था, पूरा का पूरा मकान कितने साल के लिए, फुल ईयर के लिए आपने क्या किया है, लेट आउट किया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरे साल के लिए अगर आपने मकान लेट आउट किया है तो उस केस में आप लोग नॉर्मल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? दो केसेस मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया आज की क्लास के अंदर। पहला केस क्या पढ़ाया मैंने, अगर आपका मकान क्या है, आपका पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये हो गया है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर पूरा का पूरा मकान कैसा है, आपका प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लेट आउट की गई है। अगला केस पढ़िए, अगला केस क्या है, तीसरा केस है, जब आपकी प्रॉपर्टी पार्टियली लेट आउट है और पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आगे हम लोग चलते हैं, ये वाला केस मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, काफी अहम ये केस रहने वाला है, तो टेक इट सीरियस। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हमें क्या करना है, हमें केस नंबर 3 लेके चलना है। और यहां पे क्या किया गया है, केस नंबर 3 के अंदर व्हेन प्रॉपर्टीज पार्टियली रेंटेड, लेट आउट, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, लेट आउट भी कह सकते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, व्हेन प्रॉपर्टी, जब आप लोग क्या कहते हैं, पूरा केस आपको लिखना पड़ता है। ठीक है? व्हेन प्रॉपर्टी इज पार्टियली लेट आउट, आपको थोड़ा ध्यान देना है, किसकी बात हो रही है, पार्टियली लेट आउट। आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, पार्टियली लेट आउट हो रही है। एंड आगे क्या लिखा था मैंने लिखा था आपका पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है? तो क्या लिखेंगे, पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये दो सिचुएशन आपको दी गई है। ठीक है? सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जरूर बात है। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, आगे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया आप लोग लेके चलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप लोग लेके चलते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम लोग समय को अहमियत देते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम लोग समय की बजाय एरिया को अहमियत देते हैं। जैसे इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? तो केस उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। केस नंबर 3 क्या कहता है, ये बात आपके दिमाग में, जहन में आ गई होगी कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूं उस केस में एग्जैक्टली आपको क्या गिवन मिलेगा। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, अगर आप लोग समझ गए तो बहुत इजीली आप लोग तमाम चीजों को टैकल कर पाएंगे। इस केस के अंदर हमने क्या किया, हमने आपकी कुछ सिचुएशन ली है, कुछ हालात लिए हैं कि मकान आपका एरिया के बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। लेट अस से मैं क्या कहता हूं, आप लोग एक मकान ले लीजिए, लेट अस से ये मेरा एक मकान है, इस हिसाब से एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। ठीक है? यहां पे क्या किया है, यहां पे 2 फ्लोर है,
आपका एक ऊपर का फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। एक को मैं कह रहा हूं ग्राउंड फ्लोर, एक को मैं क्या कह रहा हूं आपका फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। याद रखिएगा ग्राउंड फ्लोर अपने आप में मैं मान लेता हूं 60% है और आपका जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो कितना है आपका 40%। एक रेशियो लेके चलते हैं, एरिया के हिसाब से आपका ये पूरा सिचुएशन डिवाइड होगा। क्लियर? तो यहां पे क्या माना आपने? आपने माना जो आपका रेंटेड और सेल्फ ऑक्यूपाइड रेशियो है, माने आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहेंगे? लेट आउट वर्सेस द सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी कि यहां पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? मैं कह रहा हूं आपने क्या किया? लेट आउट और प्लस में आप क्या कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो यहां पे दोनों सिचुएशन आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैं क्या मान के चल रहा हूं? लेट आउट कितनी प्रॉपर्टी है? लेट अस से लेट आउट आपकी 60% है, एंड अगर आप लोग लेके चलेंगे रेशियो ही है तो आप लोग यहां पे 60:40 का ले लीजिए, ठीक है। कितना आ गया? 60:40% का रेशियो आपको गिवन है। तो रेशियो की बात समझ में आई? एग्जैक्टली रेशियो आपको गिवन होता है। अब सारी चीजें आपको गिवन होंगी, जैसे आपको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, लेट अस से 5 लाख है, आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो आपकी जो फेयर रेंट वाली वैल्यू है वो मैंने कितनी मान ली है? फेयर रेंट लेट अस से 3 लाख है। उसके बाद अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, लेट अस से आपका 4 लाख है। उसके बाद यहां पे आपको ध्यान देना है म्युनिसिपल टैक्स आपको गिवन है, जो आप लोगों ने भर दिया। कितना है म्युनिसिपल टैक्स आपका? 20% है। क्लियर? कितना है? 20% है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है पूरे साल के लिए ऑक्यूपाई है, ये पूरा साल की बात हो रही है, लेकिन कुछ हिस्से में अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग रेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेंट की। तो रेंट वाला हिस्सा कितना है? 60%। कितना है? 60% प्रॉपर्टी। आप लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 60% प्रॉपर्टी इज लेट आउट। ये क्या की गई है? आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है। एंड जो आपका रेंट है, आपका जो किराया है माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने कितना मान लिया? 6,000 रुपए प्रति महीने का है। क्लियर? कितना है? 6,000 रुपए पर मंथ का है। आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वही आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सवाल समझ में आया या नहीं आया? यहां तक आप लोग समझिए, यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। कुछ बातों पर आपको जरूर गौर फरमाना है, ध्यान देना है, जिनके बिहा पे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? यहां तक सवाल समझ में आया? यहां पे नई बात क्या है? आपका जो एरिया है ना, जो रेंट पे गया है 60% गया है, तो यहां पे हर एक जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितने रेशियो में? 60% रेशियो में और आपका 40% रेशियो में। 40% क्या है? 40% आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपको याद रखना है। 40% क्या है? आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 60% क्या है? मैं देसी लैंग्वेज में लिख देता हूं, ये आपका रेंटेड है, ठीक है। ये क्या है? आपका रेंटेड है। तो अगर किसी बच्चे को याद हो तो अभी अभी तो मैंने करवाया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर आपका कितना आएगा? आपका वैल्यू नील ही आएगा। क्लियर है? आगे हम लोग इसको फॉर्मेट की फॉर्म में करेंगे, तब आपको बेटर वे में समझ में आएगा। क्लियर? तो अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं, क्या करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू के एक बार फॉर्मेट तैयार कर लीजिए ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। अब यहां पे अगर आप लोग पर्टिकुलर्स की बात करते हैं तो यहां पे 2 पर्टिकुलर्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? 2 पर्टिकुलर्स। अब आप लोग कहेंगे कि सर 2 पर्टिकुलर्स क्यों बनाने हैं? पर्टिकुलर्स के 2 कॉलम क्यों बनाने हैं? तो आप लोग समझिए, यहां पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना माय डियर फ्रेंड्स। पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक आपका लेट आउट है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने आपका लेट आउट वाला हिस्सा लिख दिया है, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिख दिया है? मैंने आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हिस्सा लिख दिया है। क्लियर? तो बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड और आपका क्या रहेगा? लेट आउट वाला हिस्सा रहेगा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन है माय डियर फ्रेंड्स? आपको 5 लाख गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग 5 लाख लेके चलेंगे, उसको आप लोग 60 और 40 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अगर 5 लाख का 60% निकालते हैं तो 3 लाख होएगा। तो माने लेट आउट कितना है? 60%। तो कितना आ गया आपका? 3 लाख आ गया। तो यहां पे आप लोग क्या लिख देंगे? 3 लाख लिख देंगे। 2 लाख आपका कहां पे चला जाएगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर चला जाएगा। क्लियर? ये बात मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या बताइए, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया? मैंने यहां पे जो पूरा का पूरा वैल्यू था उसको भी कितने परसेंट? 60% और 40% में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? जब भी एरिया की बात आएगी तो आपको सारी वैल्यूज को याद रखिएगा, जो भी आपको सारी वैल्यूज है उन सबको जो रेशियो गिवन है उसमें क्या कर देना पड़ेगा? डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरी वैल्यू क्या गिवन है, दूसरी वैल्यू ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं फेयर रेंट लेके चलते हैं। फेयर रेंट कितना है, आपको 3 लाख गिवन है। तो अगर आप लोग 3 लाख का निकालते हैं, 3 लाख का कितना निकालते हैं, 60% निकालते हैं, 1,80,000 बनता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे 1,80,000 लिख देंगे। अब कितना बचा है, 1,80,000। अगर आप लोग देखेंगे 2 और 3 यानी कि 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या आ गया, 1,20,000 आ गया। अगर आपको याद हो तो यहीं पे मैंने बताया था इन दोनों के अंदर से हम लोग लोअर वैल्यू चूज करते हैं, सॉरी हायर वैल्यू चूज करते हैं, जिसको हम लोगों ने हायर वैल्यू में सिंपल लिख देता हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। हायर वैल्यू आप लोग चूज करेंगे। हायर वैल्यू कितनी है, दोनों के अंदर से 3 लाख है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, 3 लाख चूज कर लेंगे। क्लियर, यहां पे भी आप लोग कितना चूज कर लेंगे, 3 लाख वैल्यू चूज कर लेंगे। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आई। अब देखिए इस हायर वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अगर आपको याद हो तो हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। क्लियर, एक थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात ध्यान देंगे तो यहां पे अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं, अगर आप लोग यहां पे फोकस करें तो फेयर रेंट अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस की बात करते हैं, माने यहां पर अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में फेयर रेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से सारी की सारी वैल्यू कितनी शुरू होंगी, नील होंगी। यहां पे भी आप लोग क्या करेंगे, यहां पे भी आप लोग क्या कर देंगे, नील कर देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों समझ में आई मेरी बात, ये क्या लिखा मैंने, फेयर रेंट, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको रेंट तो देना ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कॉलम तो आपका कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। बस ये 60% के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे स्टैंडर्ड रेंट की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना था, 4 लाख था। अगर आप लोग 4 लाख को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, 4 लाख का 60% निकालते हैं, 2,40,000 आता है। क्लियर है, आपका कितना आता है, 2,40,000 आता है। जो 40% है वो उधर चला जाएगा। यहां पे तो जो टोटल वैल्यू आनी है वो आप सभी को पता है कितनी आनी है, वो आपकी नील आनी है, यानी कि कितनी आएगी, आपकी नील आएगी। यहां पे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होती, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नील आना है। तो यहां पे 2,40,000 बन गया, माने 40% और 60% का रेशियो डिवाइड किया। बाकी सारी वही स्टेप फॉलो करनी है जो हम लोग आमूमन करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर से हम लोग लोअर वैल्यू चूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, याद हो तो अगर पिछली क्लासेस के अंदर मैंने बताया था क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो दोनों के अंदर क्या करेंगे, लोअर वैल्यू कितनी दी गई है, 2,40,000 गिवन है। क्लियर है, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो यहां पे मैं आपका खाली कर देता हूं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं लाना है। एक्सपेक्टेड रेंट को हम लोग ARR के साथ कंपेयर करते हैं, जो आपका एक्चुअली रेंट रिसीव होता है। एक्चुअली रेंट कितना रिसीव हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आपको 60% के लिए कितना रेंट देना पड़ता है, 6,000 रुपया देना पड़ता है पर मंथ है। ये कितना है आपका, पर मंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6,000 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 छिका 48, ठीक है नहीं 12×6 = 72, तो 72,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72,000 आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग हायर वैल्यू को चूज कर लेते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रोस एनुअल वैल्यू। क्या कहते हो आप लोग, ग्रोस एनुअल वैल्यू। तो हायर वैल्यू कितना है, 2,40,000 है। तो हायर वैल्यू कितना है, 2,40,000 आ जाएगा। इसके अंदर से हमें क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देना है, जो कितना गिवन है, 20% गिवन है। ये किसका निकालना है, म्युनिसिपल टैक्स आपको म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर निकालना है। लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर 60% कितनी है, 3 लाख। तो किसका निकलेगा, 3 लाख का निकलेगा 20%। तो 30 और 30 60,000, कितना आ जाएगा आपका, 60,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना माइनस होगा, 60,000 माइनस होगा। ये क्या मिल जाएगा, ये आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू यहां पे लिख देंगे। अगर आप लोग 40, 180 बच जाएगा, माने 1,80,000 आपके पास रिमेनिंग टर्म आ गया। इसके ऊपर भी अगर आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हैं, यानी कि आप लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाते हैं 30% वाला, 24A वाला, तो 18×36, यानी कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि 30% लगाना है, तो 54,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54,000 यहाँ पे माइनस होएगा। अगर आप लोग 54,000 को माइनस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं, डायरेक्ट नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टैक्सेबल इनकम, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे यहां पे क्या आ गया आपका, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको 1,80,000 के अंदर से, अगर आप लोग 1,80,000 के अंदर से माइनस करते हैं 54,000 को, तो आपको मिलता है 1,26,000। कितना मिलता है? 1,26,000। क्लियर? तो ये 1,26,000 तो आपको टैक्स देना है इसके ऊपर। यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? नील आ जाएगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक कहां पे चलेंगे? नील। नील का मतलब कितना होएगा? आपका 0। ये पहला केस हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला केस है, ठीक है ना। ये वाला केस क्या है? डायरेक्ट आपको कितना करना है? नील करना है। क्लियर? ये वाली बात आपको पिछली कुछ देर में आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक चीजें आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा। तो ये वाला केस काफी अहम इंपॉर्टेंट है। जो भी रेशियो आपको गिवन होता है उस रेशियो को हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका लेट आउट प्रॉपर्टी वाला रेशियो है और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले रेशियो को आप लोगों को 0 कर देना है, तमाम वैल्यू को भी उसी परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करके, जैसे 60% के ऊपर कैलकुलेट कर दीजिए, अगर 50% है तो 50% पे कैलकुलेट कर दीजिए, अगर 30% है तो 30% पे कैलकुलेट कर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 केसेस पढ़ लिए हैं, जहां पर मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला केस था, अगर आप लोगों ने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर आपका खुद का घर है, तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो 0 रहेगा, नील बटा सन्नाटा रहेगा। सेकंड, अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए लेट आउट किया हुआ है, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करना है। तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा, जब आपकी प्रॉपर्टी पार्टियली लेट आउट है और पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, तो आपको क्या करना है? तमाम वैल्यूज को लेट आउट वाले रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और बेसिक जो प्रोसेस आप लोग फॉलो करते हैं एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए, और फाइनली आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करके नेट एनुअल वैल्यू निकाल के स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आप लोग एक फाइनल इनकम तक पहुंच सकते हैं जो टैक्सेबल हो जाता है। तो ये तो बात हुई आपकी, अगर आपने पैरामीटर क्या लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। अब अगला पैरामीटर क्या है? अगला पैरामीटर है केस नंबर 4, जहां पर आप लोगों का जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पार्टियली ऑक्यूपाइड है और पार्टियली लेट आउट है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। माने कुछ समय के लिए आप लोग अपने घर के अंदर आते हैं, कुछ समय आपका प्रॉपर्टी रेंटेड रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से आपको सवाल को ट्रीट करना है, इसका एजेंडा अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। माने अगर आप लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो अगला केस हमारा किसका बनता है? आपका केस नंबर 4 बनेगा। जरूर गौर फरमाइएगा, आपका केस नंबर कितना बनेगा? 4 बनेगा। चौथा केस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर आप लोग क्या कहते हैं? जहां पर आप लोग कहते हैं वहन प्रॉपर्टी। आप लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इज पार्टियली रेंटेड आउट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? पार्टियली आपकी क्या है? प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग लेट आउट है, रेंटेड आउट कह दीजिए। आप लोग क्या कह सकते हैं? लेट आउट एंड पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड। एंड सेकंड आप लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ पे? आप लोग लेके चलेंगे पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। आपका क्या है? प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है ऑन द बेसिस ऑफ, ये जरूर याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे आप लोग बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर समय के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है? रेंट पे है, कुछ टाइम आप लोग उसमें खुद रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे ज्यादा चूना लगता है सरकार को। इस पर्टिकुलर केस में सरकार ने देखा कि यहां पे बहुत लोग हैं जो रहते तो आपका पूरी साल है, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं अपने मकान के अंदर केवल और केवल 2 दिन के लिए रहता हूं या 3 दिन के लिए रहता हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। सवाल अक्सर यहां से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सवाल आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिचुएशन आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या रहने वाला है? कुछ समय के लिए पार्टियली लेट आउट रहेगा, कुछ समय के लिए पार्टियली सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा। किस बेस पे आप लोग बात कर रहे हैं? टाइम के बेस पे। अब यहां पे आप लोग याद रखिएगा, यहां पे क्या होता है असल में, यहां पे सबसे ज्यादा चूना लगता है सरकार को। तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे कुछ वैल्यूज लेते, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ सके। एक एग्जांपल मैंने क्या लिया है? मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, लेट अस से 4 लाख गिवन है, ठीक है। अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं तो आपको फेयर रेंट 1 लाख गिवन है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं तो आपको 2 लाख गिवन है। अगर आप लोग म्युनिसिपल टैक्स की बात करते हैं तो मैं मान लेता हूं आप लोगों ने 50,000 पेड कर दिया है। क्या कर दिया है? पेड है ये, यानी कि आपका पेड बाय ओनर है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग ये मान के चले कि यहाँ पे जो आपका मकान है वो आपका 2 मंथ के लिए लेट आउट है। ठीक है, आपका कितने के लिए है, आपका 2 मंथ के लिए लेट आउट है विद, अगर आप लोग ध्यान देंगे, विद रेंट। आप लोग किराया कितना लेके चल रहे हैं, लेटेस्ट से आप लोगों ने कितना किराया लिया है, 20,000 पर मंथ लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख देंगे, 20,000 पर मंथ एंड बैलेंस डेज, जो आपका बैलेंस है या फिर बैलेंस टाइम है ना, बैलेंस टाइम इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या है, बैलेंस टाइम कैसा है आपका, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है द नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कीजिए, कहां से, फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सवाल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, किस तरीके के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और किस तरीके का उनका ट्रीटमेंट रहेगा। आज की क्लास में मैं अभी आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अभी तक के केस जैसे आपको समझ में आए हैं ऐसे ही ये केस भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्लियर, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सीधा सीधा रूल ये लगेगा, अगर आप कुछ टाइम के लिए, अगर आप लोग जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे कितने टाइम दिया गया है, 2 महीने के लिए आप लोग आए हो, तो यहाँ पे जो आपका फेयर रेंट है, यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फेयर रेंट की, तो ये फेयर रेंट वाली वैल्यू बदलेगी कि नहीं बदलेगी, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक्चुअली रिसीव्ड आपको यहाँ पे है, ये फेयर रेंट है, तो यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, आपका नॉर्मल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या करना है आपको, आपका नॉर्मल प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ये तमाम वैल्यू दी गई है ये आपको ओवरऑल दी गई है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, आपको ये सारी वैल्यू कैसे दी गई हैं, ओवरऑल दी गई है, तो ओवरऑल कैलकुलेशन ही आपको करना पड़ेगा। माने नहीं आया समझ में सर, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, आप लोग एक बार अपना फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं। तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, आपको वही आपका एक अमाउंट वाला सेक्शन आ जाएगा, एक पर्टिकुलर वाला सेक्शन आ जाएगा, बस 2 ही सेक्शन आपको रेडी करने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने पहले तो आपका फॉर्मेट तैयार कर लिया है, अब आपको वही चीजें सारी करनी है जो हम लोग करते आए हैं पिछली क्लासेस के अंदर। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा जो भी है आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आपका क्या है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 4 लाख है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पूरा 4 लाख ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 4 लाख लिख लिया। अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं तो फेयर रेंट आपको 1 लाख रुपए गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 1 लाख रुपए गिवन कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपको क्या करना है, आपको हायर वैल्यू को चूज करना है। समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। दोनों के अंदर हायर वैल्यू कितना है, आपका 4 लाख है, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 लाख को चूज कर लेंगे। अब इसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है, याद रखिएगा आपको 2 लाख गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लाख अमाउंट लिख देंगे, ये आपका स्टैंडर्ड रेंट हो जाएगा। दोनों के अंदर से आपको क्या करना होता है, आपको एक वैल्यू चूज करनी होती है जो आपकी लोअर वैल्यू होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। तो दोनों के अंदर कम कौन सा है, 2 लाख है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 लाख चूज कर लेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करना होता है, इसको हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअली रिसीव्ड रेंट और रिसीवेबल जो होता है, जो आप लोग 2 महीने के लिए बात कर रहे हो, 1 महीने का रेंट कितना है, 20,000 है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। दोनों के अंदर से आपको मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, हायर वैल्यू चूज करनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रोस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे, ग्रोस एनुअल वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, जो आप लोगों का क्या आएगा, आपका हायर वैल्यू आएगा। हायर कितना है आपका, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे ग्रोस हायर वैल्यू आपने चूज किया। यहाँ के अंदर से अगर आप लोग म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स कितना गिवन है, अगर आप लोग देखेंगे तो 50,000 गिवन है, तो म्युनिसिपल टैक्स को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे माइनस कर देता हूं। अगर आप लोग 50,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान देंगे नेट एनुअल वैल्यू आपको गिवन होगा। नेट एनुअल वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में NAV लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 1,50,000 आ जाएगा। अगर आप लोग माइनस करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके हम लोग इसको और कैलकुलेट कर पाएंगे। हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप लोग लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को। ठीक है, आप लोग क्या अप्लाई कर दीजिए, सेक्शन 24A अप्लाई कर दीजिए, जहां पे आप लोगों को इसका 30
15 तिया 45, 45,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाएगा। 45,000 माइनस करते हैं तो 1,05,000 आपको मिलता है, जो आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल इनकम रहेगा। क्या रहेगा आपका, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कहां से निकल के आया है ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पे सरकार ने क्या गेम खेला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरे को नहीं पता आपने नोट किया या नहीं किया। यहां पे नोट करने वाली बात ये है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आई है, कितने के ऊपर आपको टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम अगर आप लोग ध्यान देंगे तो टैक्सेबल इनकम आया है आपका 1,05,000 रुपए। क्लियर है, ये आपका टैक्सेबल इनकम है। लेकिन एक्चुअली रिसीव्ड रेंट कितना मिला है आपको, ओनली, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कितना था, 20 दूनी 40,000 रुपए। कितना मिला था, 40,000 रुपए। क्लियर। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पे थोड़ा सा गेम खेला गया है इस पर्टिकुलर केस में। आपको जो, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अप्लाई करते हैं, जहां आपको पैसा सिर्फ 40,000 रुपया रेंट का मिला था, वहां पे आपको टैक्स कितनी इनकम पे भरना पड़ रहा है, 1,05,000 पे भरना पड़ रहा है। तो सरकार आपको सीधा सीधा इंडिकेशन करती है, इस तरीके से आप लोग हमें पागल नहीं बना सकते हैं। तो सरकार कहती है आप लोग कोशिश करें, इस मेथड को अवॉइड करें, कोशिश करें, यानी कि आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्किप कर दे, इस सिचुएशन को क्या कर दे, आप लोग स्किप कर दे। क्लियर है, इस सिचुएशन को स्किप कर दे। तो ये छोटा सा मुद्दा था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां पे पर्टिकुलर किस केस में आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिलता है, किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके की सिचुएशन होती है। चौथा केस था ये, ठीक है। चौथा केस क्या था, चौथा केस था आपका जब आप लोग टाइम के हिसाब से उसको पार्टियली लेट आउट और पार्टियली ऑक्यूपाइड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ज्यादा इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, आपकी जो रिसीविंग है वो कम होती है। क्लियर। तो ये आपका चौथा केस था। इससे पिछले वाले केस के अंदर आपने क्या किया, आपने जो आपको रेशियो है, माने जो आपका, एक तो आपका लेट आउट रेशियो आपने पढ़ा होगा ना, एक तो आपका क्या बना, लेट आउट रेशियो बना, और दूसरा क्या बन गया आपका, दूसरा आपका बन गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड रेशियो। ठीक है, आपका क्या बन गया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेशियो बन गया था। तो यहां पे दो रेशियो बन गए। क्लियर है, इन दोनों के हिसाब से ऑल वैल्यूज को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था, ऑल वैल्यूज डिवाइड कर दी थी। ठीक है, और ऑल वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला रीजन था, जो आपका टाइम पीरियड था या जो एरिया था, उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना था, केवल और केवल नील टैक्स देना था। तो तमाम चारों सिचुएशन के अंदर आपका लॉस कहां पे होता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है। गवर्नमेंट नहीं चाहता बिल्कुल भी आप इस तरीके की चीजों को फॉलो करें। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग रहते हैं, आप लोग मान लीजिए लेटस से कि आप लोग केवल 2 महीना रहते हैं, 10 महीना रेंट लेते हैं, और आप लोग सरकार को क्या बताते हैं कि आप लोग 10 महीने यहाँ पे रहते, केवल 2 महीने का रेंट लेते हैं। तो सरकार ने बोला जितना आप लोग चालाकी कर सकते करिए, हम भी ऐसा मेथड बना देते हैं जिसमें आपको ज्यादा ही टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। तो चारों सिचुएशन उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर रही होंगी, आज की क्लास का एजेंडा क्लियर रहा होगा। तो ये चारों केसेस आपको अक्सर आपके सवालात के अंदर देखने को मिलेंगे, कोशिश कीजिएगा इनको सही तरीके से हल करने की। अगला केस क्या है, केस नंबर 5 है, जहां पर आपके पास 2 से ज्यादा घर है। आप ध्यान रखिएगा, एक घर की बात नहीं हो रही है। सरकार कहती है आपके पास एक घर है, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। चलिए हम कहते हैं आपको 2 घर हैं, 2 में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं और आप कहते हैं कि आप ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि 3 घर, 4 घर, 5 घर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप लोग क्यों ना रहते हो। हम लोग मानेंगे कि वहां पे रेंटेड है। क्लियर है, 2 मकान तक अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं तो यहां पे आपका टैक्स फ्री हो सकता है। लेकिन 2 से ज्यादा अगर आपके मकान है माय डियर फ्रेंड्स, तो उस केस में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगला केस कौन सा है, आपका केस नंबर 5 है। कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका केस नंबर 5 है, जहां पर आप लोग क्या कहते हैं, मोर देन 2 हाउस। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे आप लोग, सिंपल लिख सकते हैं, आपके पास क्या है, मोर देन 2 हाउसेज है, माने आपके पास 2 घर हैं, 2 से ज्यादा घर है। ठीक है ना, मोर देन 2 हाउसेज है, और कैसे हैं वो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कैसे हैं आपके, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में सरकार आपको केवल रियायत देती है, छूट देती है 2 मकान तक। आपको तीसरे मकान को, यानी कि जो आपका तीसरा घर है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेंटेड आउट मान के उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का रूल कहता है। यहां पे
आपको छूट दिया गया है एक चीज के अंदर, बस इस बात का आपको बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपके पास 3 मकान है, कितने मकान है? 3 मकान है, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग मकान है तो चॉइस आपकी रहेगी, ये याद रखिएगा, चॉइस आपकी रहेगी, आपकी रहेगी। चॉइस आपकी क्या रहेगी? आप जिस मकान पे टैक्स देना चाहें, जिस मकान को आप लोग रेंटेड आउट मान के, लेट आउट मान के जिस मकान पे टैक्स देना चाहते हैं उस पे दे सकते हैं। एक सिचुएशन लेते ताकि आपको बेटर वे में समझ में आ सके। लेट अस से मेरे पास आपका ये आपका एक मकान है, फिर आपका ये आपका क्या है? दिस इज द हाउस नंबर 1, ठीक है। तो मैं क्या कह देता हूं? ये आपका हाउस नंबर 1 है। ऐसे ही मेरे पास एक और मकान है, ठीक है, जिसको मैं क्या कह देता हूं? जिसको मैं कह देता हूं आपका हाउस नंबर 2। ऐसे ही हमारे पास एक और मकान है। 2 से ज्यादा कितने भी मकान हो, 2 तक छूट है, 2 से ज्यादा होते हैं तो उन सब के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इन तीनों में से किसके ऊपर आप लोग टैक्स देते हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। क्लियर? अब कुछ वैल्यूज है जो मैं लिख देता हूं। यहां पे मैंने मान लिया, यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू है इसकी 2 लाख रुपए, इसकी 3 लाख रुपए है, इसकी 4 लाख रुपए। क्लियर है? यहां पे मैं कह देता हूं इसका फेयर रेंट मान के चलते हैं आपका, मान लीजिए 1.5 लाख है, या फिर सिंपल इसका भी 2 लाख ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है, और इसका भी कितना है? आपका 2 लाख है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, लेट अस से यहाँ पे 3 लाख है, और यहाँ पे भी 3 लाख है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 4 लाख है, यहाँ पे कितना है? आपका 5 लाख है। अगर आप लोग यहाँ पे कहते हैं आपका जो म्युनिसिपल टैक्स है, क्या है? म्युनिसिपल टैक्स है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे 10% है, यहाँ पे आपका 20% टैक्स दिया है, आपने कितना दिया है? 30% टैक्स दिया है। क्लियर है? इस पर्टिकुलर केस में आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपको कैलकुलेट करना है जो आपकी टोटल इनकम है वो कितनी बनती है, और कौन से मकान के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कौन से मकान को आपको हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेबल करना है। तो देखिए 3 मकान है, तीनों मकान के अंदर आप लोग क्या कीजिएगा? आपकी रियायत है, आपकी चॉइस है, आप लोग जिसकी तरफ जाना चाहें उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे 2 मकान आपको एक तरीके से छूट में मिलेंगे। माने हम लोग मान लेते हैं ये मकान भी आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप लोग क्या कहेंगे? इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है? ये भी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हम लोग मान लेते हैं ये मकान भी आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और अगर आपके 2 मकान तक ही हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, लेकिन तीसरा जो बच जाएगा ना, हम लोग उसको क्या मानेंगे? लेट आउट मानेंगे। माने वो क्या हो जाएगा? किराए पर हो जाएगा। यहां पे चॉइस आपकी रहेगी, आप किस मकान के ऊपर टैक्स देना चाहते हैं। जैसे आपने तीनों का कैलकुलेट कर लिया, और तीनों का कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या किया? आपने सिंपल मेथड लगाया कि जहां पे आपका कम टैक्स बनता है उसमें आपने टैक्स पे कर दिया। जैसे आप एक बार मान लीजिए तीनों रेंटेड है, मैं क्या मान लेता हूं, एक बार मैंने क्या कंसीडर कर लिया, तीनों मकान आपके क्या है? रेंटेड है। तो आपको क्या करना है? तीनों मकान का सिमिलर प्रोसेस अपनाना है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कितने मकान है? 3 मकान है, तो आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 3 कॉलम। एक बार कर लीजिए। इनकम टैक्स ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं भाई और बहनों, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है सारी चीजों को, ठीक है। आपके अलग अलग हाउस हैं, तो मैं इसको हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 कह देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन है? 2, 3 और 4, यानी कि 2 लाख है आपका, 3 लाख है आपका, और आपके पास 4 लाख है, ठीक है। अगर आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं तो फेयर रेंट कितना गिवन है? 2, 2, 2 है, सबका 2, 2 लाख रुपए फेयर रेंट गिवन है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 2, 2 लाख फेयर रेंट ले लेंगे। यहां से आपकी हायर वैल्यू आप लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे कहेंगे हायर वैल्यू मैंने चूज किया, दोनों में 2 लाख, इसमें कितना ज्यादा है? 3 लाख है, इसमें क्या ज्यादा है? 4 लाख है। इसको आप लोग स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो कितना है आपका? 3, 4, 5 है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 3 लाख है, 4 लाख है, और आपका कितना है? 5 लाख है। दोनों के अंदर से जो वैल्यू आएगा, माने उसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये क्या आ गया आपका? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। क्लियर है? एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लोअर वैल्यू चूज करते हैं। यहाँ पे कितना है? 2 लाख है, यहाँ पे कितना है? 3 लाख है, यहाँ पे आपका कितना है? 4 लाख है। यहाँ पे आपने क्या किया? आगे आपने इसको ARRR के साथ कंपेयर कर दिया, एक्चुअली रिसीव्ड रेंट जो है, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पे जो आपका हाउस नंबर 1 के अंदर जो रेंट आपको मिला है ना, लेट अस से कि मैंने 2 लाख मान लिया है, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे मैंने कितना मान लिया है? 2 लाख, और यहाँ पे कितना मान लिया है? 3 लाख मान लिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1.5 लाख, यहाँ पे कितना जाएगा? 2 लाख, और यहाँ पे कितना जाएगा? 3 लाख। हायर वैल्यू चूज करते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हो? ग्रोस एनुअल वैल्यू कहते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे?
आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू हायर चूज करेंगे, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 लाख हो जाएगा। इसके अंदर से आपको क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करना है। यहाँ पे कितना है 10% है, 10% 2 लाख का कितना बनता है 20,000 बनता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 20% किसका है 3 लाख का 60,000 बनेगा, तो यहाँ पे 60,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 30% है किसका 4 का, 4 तिया 12, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कितना जाएगा, 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000 आ गया। ओके, आपका 1,80,000 निकला है। 3 लाख में से 60,000 गया तो 240 बच जाएगा। ओके, अगर आप लोग 4 लाख में से 1,20,000 घटाते हैं तो आपका 2,80,000 बचता है। ठीक है, तो कितना आ गया 2,80,000 आ गया। अभी आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है 30% होता है, तो 1854 यानी कि 54,000 माइनस होगा। आपका कितना होगा 54,000 माइनस होगा। और अगर आप लोग 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो ये आपका 72,000 72,000 माइनस होगा। ओके, और अगर आप लोग 28 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना होगा 84, 84,000 माइनस होगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है माइनस कर देना है और आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमारी क्या निकल आई है, टैक्सेबल इनकम निकल आई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टैक्सेबल इनकम, तो ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे आपका क्या निकल आया है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो 1,80,000 के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं 54,000 को तो 1,26,000 बचता है। ठीक है, कितना बचता है 1,26,000 बचता है। 2,40,000 के अंदर से अगर आप लोग क्या करते हैं 2,40,000 के अंदर से 72,000 माइनस करते हैं तो 1,68,000 बचता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे 1,68,000 माइनस करेंगे। आगे अगर आप लोग देखेंगे 280 में से 84 माइनस करते हैं, माने 280 में से आपने क्या किया 84, 84,000 माइनस किया है तो आपका 1,96,000 बनता है। कितना बनता है 1,96,000। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि आपको गवर्नमेंट छूट क्या देती है कि आपके 2 मकान तक, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपका क्या है 2 मकान तक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जो तीसरा कोई भी एक मकान आप अपनी चॉइस से क्या कर दीजिए, उसको लेट आउट मान करके उस पर टैक्स भर दीजिए, ये आपका गवर्नमेंट कहता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है कि सर मेरा तो सबसे कम टैक्स कहां पे बन रहा है, मेरा हाउस नंबर 1 पे बन रहा है 1,26,000। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को हाउस नंबर 1 के ऊपर क्या करना चाहिए, मेरे को टैक्स देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या चॉइस रखेंगे, हम लोग ये कह देंगे मेरे पास जो 3 मकान है, हमारे पास कितने मकान है 3 मकान है, तो मैं क्या कहूंगा आपका हाउस 1, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा आपका हाउस 2 और मैं क्या कह दूंगा यहां पे आपका हाउस 3। 3 मकान थे। पहला, अब मैंने क्या किया, पहला मकान, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया इसमें कैलकुलेट करके देख लिया सबसे कम वैल्यू आ रहा है, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लेट आउट मान लिया है। ठीक है, इसको क्या मान लिया है लेट आउट। इसको मैंने क्या मान लिया, 2 मकान आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यहां पे दूसरा मकान भी क्या आ जाएगा आपका तीसरा, सॉरी क्या आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां पे मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डालना है, तो यहां पे कितना आ रहा है मेरा आपका 1,26,000 आ रहा है। ठीक है, यहां पे कितना लेके चलना है, नील लेके चलना है, यहां पे भी कितना लेके चलना है, नील लेके चलना है। तो अगर आप लोग टोटल यहां पे चूज करेंगे, क्या करेंगे टोटल, अगर आप लोग टोटल इनकम की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो 1,26,000 के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट माय डियर फ्रेंड्स आपको करना है, इस तरीके से इस तरीके के सवालात को आपको सोल्व करना। 5वां केस क्या कहता है, आपके पास एक से ज्यादा घर है, गवर्नमेंट कहता है एक से ज्यादा घर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मकान तक मैं मान लेता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 2 से ज्यादा अगर आपके पास मकान है, 2 से ज्यादा अगर आपके पास मकान है, तो हम मान के चलेंगे जो बच गए वो सारे क्या है लेट आउट है। उसके ऊपर हाँ आपको चॉइस देंगे, 2 से ज्यादा जितने भी मकान है उनमें से आप लोग किसी के ऊपर भी टैक्स भर सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है, छोटे से कैलकुलेशन के बिहा पे आपको ये देख लेना है कि एग्जैक्टली किसमें कम आपका टैक्स है, और वो आप किस मेथड को चूज करेंगे उसी मकान को चूज कर लेंगे। तो टोटल 5 केसेस है, बहुत आसान है। 5 केसेस को हम लोगों ने एक एक करके डिकोड किया है, डिटेल में समझा है कि अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, पूरे साल लेट आउट रहता है, अगर आपका पार्टियली लेट आउट बाय द एरिया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम,
एंड अगर आपके पास 2 से ज्यादा मकान है तो उन पर्टिकुलर केसेस में माय डियर फ्रेंड्स किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीके से सवालात को हल करना है। तो छोटा सा लेक्चर था माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर ये सिचुएशंस काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है। मैंने कोशिश की है कि चीजें आपको समझ में आए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, कहीं पे कोई कमी अगर आपको सेशन के अंदर लगती है, किसी चीज की कमी रहती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरे को काफी इंप्रूवमेंट के एक तरीके से सजेशन मिलते हैं, किस तरीके से हम लोग कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी डिमांड्स पे काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें कमेंट करके ही पता चलती है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहे, आप सभी का आखिरी तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए कीप लर्निंग।